नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु। तो आज की इस वीडियो में मैं लेके आ गया हूँ आगे जो हमारा फिजिक्स का कोर्स चल रहा था उसका जो है गाउस का नियम। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम पढ़ रहे थे। तो पहले हमने फ्लक्स का फॉर्मूला देख लिया था, तो आज देखते हैं गाउस का नियम। तो गाउस का नियम भी सिंपली फ्लक्स को ही डिफाइन करता है, बताता है फ्लक्स कैसे फाइंड करते हैं। इसने बहुत ही ईजी कर दिया फ्लक्स को। तो देखते हैं कैसे। इस लॉ के बाद में फ्लक्स निकालना बहुत ही सिंपल हो गया। तो पहले लॉ ही देख लेते हैं। तो इसने फ्लक्स को डिफाइन किया किसी क्लोज कर्व में। इसने एक सरफेस लिया, 3D एक क्लोज कर्व लिया, उसमें इसने जो फाई को डिफाइन किया, फ्लक्स को डिफाइन किया। तो देखते हैं लॉ क्या है। तो लॉ है टोटल फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज इनसाइड दिस सरफेस। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल सा जो है उसने रिलेट किया टोटल फ्लक्स एंड टोटल चार्ज को। तो इस नियम से हम लिख सकते हैं कि फाई टोटल फ्लक्स थ्रू दिस क्लोज सरफेस। एक उसने क्लोज सरफेस लिया, हम लेते हैं इसमें, माना कि ये कोई क्लोज सरफेस है, इसके अंदर टोटल चार्ज या नेट चार्ज जो भी गए क्यू इन है। ठीक है, बाहर भी कुछ चार्ज ले लेते हैं, लेकिन जो रोल आया है या जो फ्लक्स निकालने में जिस चार्ज का रोल है वो केवल इस सरफेस के अंदर वाले चार्ज में। तो बाहर भी ले लेते हैं क्यू आउट। ठीक है, तो इसलिए लॉ में क्या होगा, फाई इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज इनसाइड दिस सरफेस। और इसको हम पहले भी निकाल चुके हैं। ये क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। ठीक है, और यहां पर इसने क्लोज सरफेस लिया या क्लोज कर्व। क्लोज कर्व का इंटीग्रेशन करेंगे तो इसको क्लोज कर दिया। ये है हमारा गाउस का नियम। तो गाउस का नियम क्या क्या बताता है, क्या क्या बताता है, रिलेशन बिटवीन फाई एंड क्यू इन। फाई क्या, फाई की जगह लिखना है फ्लक्स एंड टोटल चार्ज इनसाइड दिस सरफेस। ठीक है, ये मैं क्यू इन लिख रहा हूं डायरेक्ट। और एक और बताता है रिलेशन बिटवीन क्यू इन एंड ई वेक्टर। क्यू इन एंड ई वेक्टर, इन दोनों के बीच में रिलेशन ये बताता है। ठीक है, ये तो हमको पहले ही पता था। उसने इन दोनों के बीच में या क्यू इन और फाई के बीच में और क्यू इन और ई के बीच में भी रिलेशन सेट कर दिया। ठीक है, गाउस के नियम के कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी है जो एक दो क्वेश्चन करने के बाद में देखेंगे हम। ठीक है, तो देखते हैं एक आध क्वेश्चन, या पहले देख लेते हैं एक आध क्वेश्चन। ठीक है, ये दोनों रिलेशन गाउस के नियम ने दिए। इंपॉर्टेंट बात है, क्लोज सरफेस लिया उसने, बाहर वाले चार्ज से कोई मतलब नहीं निकला यदि हमको निकालना है कोई फाई या कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स।
तो सबसे पहले लेते हैं एक आध क्वेश्चंस, पहले लेंगे बहुत सिंपल से और फिर कुछ इम्पोर्टेंट न्यू कॉन्सेप्ट डेवलप करने वाले क्वेश्चन भी देखेंगे। पहले क्वेश्चन में बहुत ही इजी लेते हैं, बहुत ही घटिया एक क्वेश्चन, यह है आपके पास घटिया क्वेश्चन। इसके अंदर चार्ज है माना कि Q1, चलो लिख लेते हैं, -Q2 + Q3 - Q4, बाहर है Q5 - Q6 + के Q7। तो दिस सरफेस फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस जो हमको फाइंड करना है, फाई क्या देखा था, Q इन अपॉन एप्सिलॉन। Q इन क्या है, Q1 - Q2 + Q3 - Q4 अपॉन एप्सिलॉन। ये आ गया हमारा टोटल फ्लक्स। एक गोला ले लेते हैं, स्फीयर, स्फीयर के अंदर भी यही, अंदर चार्ज है Q, बाहर है Q आउट, फाई निकालना है तो वही सिंपल, फाई = Q अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है, ये दो बहुत ही घटिया क्वेश्चन हो गए। अब लेते हैं कुछ महंगे, थोड़े महंगे क्वेश्चन, फिर लेंगे सबसे महंगे क्वेश्चन, या सबसे नहीं, जो कि कॉन्सेप्ट आपके क्लियर कर दें। गाउस के लॉ से रिलेटेड सारी समस्याओं का छुटकारा। करते हैं हम धीरे धीरे समस्याओं का छुटकारा। तो एक और क्वेश्चन, अब की बार क्वेश्चन में लेते हैं चलो अब की बार ले लेते हैं वही क्यूब ले लेते हैं एक, ठीक है, ये क्यूब। अब की बार चार्ज रखा है हमने एक यहाँ पर एक क्यू चार्ज, ठीक है। फाइंड करना है हमको वही फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस, ठीक है। शर्त क्या थी हमारी कि चार्ज जो होना चाहिए सरफेस से बिल्कुल क्लोज होना चाहिए, या ये चार्ज बिल्कुल अंदर होना चाहिए। तो सिमेट्री, यहां पर सिमेट्री आ गई, जो हमने देखा था इसी में हमने चार्ज देखा था, वो देखा था इसके अंदर, यहां पर इसके अंदर चार्ज नहीं है। अब इस चार्ज को अब इसको बिल्कुल सिमेट्री बनाते हैं। सिमेट्री बनाने के लिए क्या करते हैं, एक क्यूब यहां, ठीक है, अभी भी सिमेट्री में नहीं आया। अब ऐसे कैसे, दो क्यूब इसके सामने, जस्ट सामने, तो क्या करते हैं, दो क्यूब जस्ट इसके सामने रख देते हैं, ठीक है, दो क्यूब बिल्कुल जस्ट सामने रख दिए। अभी भी ये बिल्कुल मिडिल में नहीं आया, तो इतने अब क्या हो गए, चार दो क्यूब हो गए,
पहला, दूसरा, तीसरा एंड चौथा। ठीक है, चार क्यूब हो गए। अब चारों के चारों एक चार इसके ऊपर रख देते हैं, तो चार अब ठीक है, चार अब इसके ऊपर रख दिए। तो अब ये जो चार्ज आ गया क्यू, ये बिल्कुल सिमेट्री में आ गया। तो अब इसका फ्लक्स थ्रू, अब ये 8 डिब्बे हो गए या 8 क्यूब हो गए, तो 8 क्यूब्स में से टोटल फ्लक्स कितना निकला? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एक में से कितना निकलेगा? क्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसको इसको यहां लिखते हैं। यहाँ एक और इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो फाई क्या आया? 8 क्यूब से लिखते हैं पहले, क्यू अपॉन एप्सिलॉन, और 1 से लिखते हैं क्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन। ठीक है, अब देखते हैं एक और क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में लेते हैं वही अभी वाला एक क्यूब। ठीक है, वही चार्ज, ये चार्ज है क्यूब। ठीक है, इसको थोड़ा और बना लेते हैं अच्छे से। यह है एक क्यूब, क्यूब में 8 फेस होती है, तो इसको नाम दिया पहला, और इसके जो उधर है उसको दिया दूसरा। ये तीसरी, चौथी, पांचवी एंड छठवीं, 6 जो ये फेस है। तो अब क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन बहुत ही आपका कॉन्सेप्ट जो है बढ़िया कर देगा। तो वो फ्लक्स थ्रू ऑल फेस। ठीक है, ये क्वेश्चन, तो सबसे पहले देखते हैं चार्ज यहाँ पर, चार्ज यहाँ है। ठीक है, तो ये इस चार्ज की वजह से पहले फेस से, ये फेस पहला, मतलब एक डिब्बा है, मान लो एक डिब्बा है, और डिब्बे के इस कोने पर चार्ज रखा है। तो जो इसके लगा के ये फेस है, एक फेस फर्स्ट, उससे चार्ज जाएगा या नहीं जाएगा? तो ये जो चार्ज आएगा, चार्ज का फ्लक्स, वो ऐसे जाएगा, अंदर जाएगा, लेकिन इसी फेस से कभी नहीं जाएगा। फेस 1 से नहीं जाएगा, और ये फेस 6 से नहीं जाएगा, और फेस 5 से नहीं जाएगा। तो 5 1 इक्वल टू 5, 6 इक्वल टू 5 5, इनसे फ्लक्स जो है नहीं जाएगा, इनमें फ्लक्स 0 रहेगा। पहले फेस से, छठवें फेस से और पांचवें फेस से, जो ये फेस है बिल्कुल जैसे कि 2D में समझते हैं, यहां पर रखा हुआ है, यहां पर चार्ज है, इसकी वजह से
इधर विद्युत क्षेत्र होगा, विद्युत क्षेत्र तो चारों तरफ होगा, लेकिन फ्लक्स जो निकलेंगे वो इससे होके नहीं जाएंगे, वो जाएंगे इधर से, इधर से, इधर से, इधर से, उधर की तरफ से, लेकिन बिल्कुल इसमें से नहीं जाएगा। वैसे ही छठवीं भी ऐसे ही है और पांचवें फेस भी ऐसे ही है। यहां पर समझते हैं इसको, तो इसके लेते हैं ये फेल इसको लेते हैं। तो एक ये फेस, एक ये फेस और एक ये फेस। ये फेस बिल्कुल किसके टच में है, इस वाले के, ये फेस ऊपर वाली के, और ये फेस बिल्कुल हमारी तरफ जहाँ पर चार्ज रखा हुआ है। मान लो कि यहाँ पर चार्ज रखा हुआ, आपके इस वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर चार्ज रखा हुआ है, या उसी क्वेश्चन में बात करें तो चलो इसमें कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ वाले चार्ज की वजह से यहाँ इस वाली फेस में, इस वाली फेस में और इस वाली फेस में, तीनों फेस में कोई फ्लक्स नहीं होगा। और फ्लक्स किस किस में से जाएगा, तीन में से, बिल्कुल जस्ट इसके सामने और जस्ट इसके सामने नीचे, चार में से, और इसके उधर वाली फेस से, फेस 2 से। तो फाइव किस किस में से गया, जो कि बराबर जाएगा 5 2 5 3 5 5 4। यदि इसी क्वेश्चन में पूछ लिया जाए अब, तो कितना फ्लक्स जाएगा इनमें से। वापस इसको सिमेट्री बनाते हैं। सिमेट्री बनाने के लिए 8 क्यूब चाहिए, 8 क्यूब में से एक क्यूब है, तो और फेस 6 है, जिनमें से 3 किसी काम की नहीं है, 3 में से फ्लक्स नहीं जा रहा, टोटल फ्लक्स 3 में से ही जा रहा है। तो वो जब टोटल फ्लक्स आ रहा है एक क्यूब में, एक क्यूब में कितना आ रहा है, इतना, और ये भी अब डिवाइड हो जाएगा 3 जगह, तो ये भी हो जाएगा Q नॉट अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये हो जाएगा Q नॉट अपॉन 24 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये क्वेश्चन थे। तो अब देखते हैं एक और क्वेश्चन। फिर करेंगे गाउस के नियम पे और कुछ बातें। तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब लेते हैं एक कोन। ये कोन, और इसकी यहां पर रख दिया अब एक चार्ज। ठीक है, फाइंड करना है इस फ्लक्स के थ्रू, या सॉरी इस कोन के थ्रू टोटल फ्लक्स। ठीक है, कोन में क्या क्या है, इसमें एच होती है, ये रेडियस है आर, ये स्मॉल आर है, यहाँ पर जो एंगल बनाया है वो है थीटा। ठीक है, तो कोन का फॉर्मूला होता है फाई इक्वल टू क्यू इन, या जो यहाँ पर चार्ज दिया गया है वो क्यू इन ही लिख लेते हैं इसको, क्यू इन अपॉन, लेकिन इन अंदर तो है नहीं, ये तो क्यू लिख लेते हैं जो यहाँ पर चार्ज दिया गया है। ठीक है, क्यू अपॉन
2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कोस थीटा। ये फॉर्मूला होता है। इसको चलो इस फॉर्मूले को डिराइव कर लेते हैं पहले। कैसे? ये कौन होता है? जो होता है एक होता है स्फेयर, ये पूरा इसका स्फेयर है, इसके एक छोटा सा एक टुकड़ा ऐसे सॉफ्टी कटा हुआ है। तो जो सॉफ्टी काटी हुई है बिल्कुल ऐसे, इसको यदि पूरा करना हो तो उसके अंदर, इस सॉफ्टी के अंदर इतना पार्ट, इस वाले बाकी पार्ट को हटा दिया जाए और इस सॉफ्टी में थोड़ी सी क्रीम भर दी जाए। तो ये जो है, ये इतना पार्ट इस गोले का पार्ट था जिसकी रेडियस r ले लेते हैं हम। तो r वाले आर वाले स्फेयर का एक पार्ट है, ठीक है। तो उसके लिए हमको क्या चाहिए? ये वाली डिस्टेंस चाहिए, इसको कह लेते हैं x, ठीक है। ये वाली डिस्टेंस चाहिए जिसको कि x कह देते हैं हम। इसको लगभग सीधी मान लेते हैं यहां से यहां तक, और फिर हम यदि इसका हमको एरिया निकालना हो, इसका यदि एरिया निकालना हो तो पाई एक्स स्क्वायर कर देंगे, तो ये पूरा एरिया जाएगा ये वाला। तो पहले फाइंड करते हैं x। तो यहां से यहां तक का ये, यहां से यहां तक ये हो गया ये r, तो ये भी r टोटल, तो ये गया r माइनस h, ठीक है। इसमें और इसमें h फाइंड करते हैं, इसमें r फाइंड करते हैं, r कैपिटल R के टर्म में। तो यहाँ थीटा है तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा? r साइन थीटा, और h इक्वल टू क्या हो जाएगा? r कोस थीटा। ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 90 डिग्री है। r और h आ गए। अब देखते हैं इस वाले ट्राइंगल में, ये 90 डिग्री है, x निकालना है, तो ये तो r हमारे पास है ही, ये r माइनस h है। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू r माइनस h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। वैल्यू पुट करते हैं, r साइन थीटा, r की जगह r माइनस h की जगह r कोस थीटा, इसका स्क्वायर प्लस स्मॉल r की जगह r साइन थीटा, इसका स्क्वायर। और यदि x निकालते हैं तो इसका रूट, तो इसका रूट। r बाहर निकाल लेते हैं, इसमें r आ रहा है, इसमें r आ रहा है, इसमें r आ रहा है, तो r रूट से बाहर निकाल लेते हैं। 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर, तो 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कोस थीटा, प्लस r बाहर निकल गया साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 प्लस 1 2 माइनस 2 कोस थीटा, ठीक है। 2 भी बाहर निकाल लेते हैं, तो r रूट 2 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है। ये आ गया x, ये आ गया हमारा x। अब हमको निकालना है ये वाला सरफेस एरिया। तो इसके लिए क्या कर देते हैं, ये सरफेस एरिया कैसे आ जाएगा? ये एक पूरा एक पार्ट है किसका? स्फेयर का। तो ये चारों तरफ, ये है चारों तरफ, इधर भी है थोड़ा, इधर भी है, लगभग एक छाता होता है वैसे बना हुआ है। सॉफ्टी की क्रीम चारों तरफ फैली होती है, तो उसकी रेडियस निकाल ली ये। अब इसको एरिया निकाल लेते हैं, तो ये वाला एरिया
ठीक है। एरिया होता है पाई एक्स स्क्वायर, तो पाई एक्स ये रहा, r√2 r√2 1 माइनस कोस थीटा, इसका भी रूट है। ठीक है, इसका स्क्वायर। ठीक है, तो पाई r² 2 भी आगे आ जाएगा, 1 माइनस कोस थीटा, ये आ जाएगा एरिया। ये वाला एरिया आ गया। ठीक है, अब टोटल एरिया जो ये स्फीयर जो बना रहा था, टोटल स्फीयर का टोटल एरिया स्फीयर का होता है एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई r²। ठीक है, स्फीयर का ये होता है। तो टोटल फ्लक्स स्फीयर से कितना जा रहा था, टोटल फ्लक्स थ्रू स्फीयर कितना था, वही क्लोज सरफेस है और बिल्कुल अंदर ये चार्ज है, तो क्या हो जाएगा Q/ε। अब ये कितना पार्ट है उसका वो देख लेते हैं। तो फाई थ्रू कौन, फाई थ्रू कौन क्या है, Q/ε का कितना, इसका एरिया, कौन का एरिया, एरिया ऑफ कौन अपॉन एरिया ऑफ स्फीयर। ठीक है, उसका इतना कुछ पार्ट ही तो जाएगा इसके अंदर से, टोटल फ्लक्स जो है इस स्फीयर से उसका कुछ पार्ट इसमें से जाएगा, तो कितना पार्ट जाएगा, कौन का एरिया अपॉन टोटल स्फीयर का एरिया। ये टोटल सरफेस एरिया की बात हो रही है, तो Q/ε0 कौन का क्या है, 2 पाई r² 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 4 पाई r²। ठीक है, इसको यहां लिखते हैं अब आगे। तो फाई थ्रू कौन क्या जाएगा, 2 पाई से 2 पाई r² से 4 पाई r², तो 2, तो Q/2ε0 1 माइनस कोस थीटा, ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया। तो फालतू में ये डेरिवेशन केवल समझाने के लिए था कि कैसे ये आया। फाइनल हमको ये याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यदि हमको कौन के थ्रू फ्लक्स यदि फाइंड करना हो तो कौन में से यदि आपको फ्लक्स फाइंड करना हो तो ये इंपॉर्टेंट, ये इसको इंपॉर्टेंट और ये बिल्कुल याद होना चाहिए, बिल्कुल वो वाला रिजल्ट याद होना चाहिए एक कौन से यदि फ्लक्स निकालना हो तो। ठीक है, ये डेरिवेशन केवल समझाने के लिए था, एग्जाम में डेरिवेशन आने वाला ऐसे नहीं है। तो अब करते हैं कुछ बातें गॉस लॉ के ऊपर वापस। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है ऐसे। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमको ये वाला रिजल्ट जो कि इंपॉर्टेंट है बहुत सारी जगह ये काम आएगा डायरेक्टली। ठीक है, अब करते हैं गॉस लॉ के ऊपर कुछ बातें।
ठीक है, तो पहला पॉइंट लिखते हैं। गाउस का जो नियम है, ये जो नियम दिया गया था, गाउस ने जब नियम दिया गया था तो ये एक्सपेरिमेंट्स के बेस पे दिया गया था, तो इसका प्रूफ हर जगह इसको प्रूव नहीं किया जा सकता। तो बहुत सिंपल, केवल स्फेयर के यदि हम स्फेयर को लेके देख सकते हैं, यदि प्रूव हमको करना हो, वैसे प्रूव आएगा नहीं। तो गाउस का जो ये नियम था, ये केवल ये बेस किस पे था, एक्सपेरिमेंट्स पे। तो दिस लॉ वाज गिवन बाय एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, लॉ लिख लेते हैं, जब इसकी बात कर ही रहे हैं तो लो तो लिख ही लेते हैं, क्यू इन अपन एप्सिलॉन नोट। ये हमको पहले से पता ही था, ये एक लॉ था गाउस का। ठीक है, और क्या बताया, रिलेट किया किसको, क्यू इन और ई को, और फाई और क्यू इन को। तो ये तो देख ही लिया था हमने। ठीक है, गाउस का जो नियम है, कोई सी भी सरफेस हो, किसी भी तरह की सरफेस हो, हमेशा ट्रू होता है, ये नियम कभी फेल नहीं होता। तो ये बात भी लिख लेते हैं, दिस लॉ इज ऑलवेज ट्रू। बट ये देखते हैं कि हर जगह ये हमारी हेल्प नहीं करेगा। जहां तक हमने सिंपल सरफेस ले ली, यदि कर्व्ड सरफेस ले ली, तो इसको प्रूव करना बहुत ही कठिन हो जाएगा, बहुत ही मतलब सालों में जाके इसको प्रूव नहीं कर सकते। तो इसको प्रूव करना बहुत ही कठिन है सभी जगह पर। कुछ जगह पर इसको प्रूव करना बहुत आसान है, तो हम देखेंगे, एक दो प्रूव करके भी देखेंगे इस लॉ को, बट नॉट ऑलवेज हेल्पफुल। ठीक है, हमेशा ये हमारी हेल्प नहीं करेगा, हेल्प तो ये हमेशा करेगा, लेकिन इसको प्रूव करना बिल्कुल आसान नहीं होगा, तो ये हमेशा हेल्पफुल नहीं साबित होगा। ठीक है, ये एक नियम, ये सॉरी, ये एक इम्पोर्टेंट बात। इसमें क्यू इन जो है, जो यहाँ पर क्यू इन दिया है, वो टोटल चार्ज inside the closed surface। और जो ये क्लोज सरफेस है, इसको क्या कहते हैं हम, गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस जो एक सरफेस ली, तो इसका नाम गाउस ने दे दिया कि ये गॉसियन सरफेस है, तो या क्लोज सरफेस कह लो या गॉसियन सरफेस कह लो। और ये सरफेस बिल्कुल हाइपोथेटिकल हो सकते हैं, हम किसी भी शेप की, कुछ भी या किसी भी साइज की, किसी भी शेप और किसी भी साइज की सरफेस ले सकते हैं। ये हमारे ऊपर है, हम क्या ले रहे हैं। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि उस सरफेस के अंदर टोटल जो चार्ज है वो आ जाना चाहिए, जिस चार्ज के लिए हम निकाल रहे हैं फ्लक्स। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, तो ये बात भी लिख लेते हैं। चलो ई के बारे में लिख लेते हैं। जो क्यू है वो तो है केवल सरफेस के अंदर का, और जो ई है वो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, कहाँ कहाँ का, चाहे से चार्ज सरफेस के अंदर हो, चाहे से चार्ज सरफेस के बाहर हो, सभी चार्जेस का रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है ई। तो ई क्या है, यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये केवल अंदर का मामला है और ये बाहर और अंदर दोनों का मामला है। ठीक है, तो ई रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ
all charges around the Gaussian surface। ठीक है, गॉसियन सरफेस के अराउंड आसपास कितने भी चार्ज हो, चाहे से वो बाहर हो, चाहे से वो अंदर हो, सभी की वजह से रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं गॉसियन सरफेस के बारे में। गॉसियन सरफेस क्या है? ये अज्यूम करके इसको किसी भी साइज या किसी भी शेप का हम अज्यूम कर सकते हैं। तो ये क्या है? हाइपोथेटिकल। तो गॉसियन सरफेस के बारे में लिख देते हैं। पहली बात, हाइपोथेटिकल। दूसरी बात, इसकी शेप कुछ भी हो सकती है। इसकी साइज कुछ भी हो सकती है। ठीक है, साइज और शेप पे फ्लक्स डिपेंड नहीं करता, ये बात भी लिख लेते हैं। ये बात इसी से क्लियर हो रही है, लेकिन एक पॉइंट और लिख लेते हैं। क्या? फाई डज नॉट अपॉन साइज एंड शेप ऑफ गॉसियन सरफेस, जी सरफेस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे गॉसियन सरफेस और गाउस के नियम से रिलेटेड। अब देखते हैं इसका एक छोटा सा प्रूव देख लेते हैं। वैसे इसका कोई प्रूव नहीं है, इसका कोई प्रूव नहीं है और एग्जाम में आने वाला भी नहीं है। पहली बात क्या लिखी थी? ये एक्सपेरिमेंट से दिया हुआ एक लॉ है। गाउस का जो ये नियम है वो केवल और केवल एक्सपेरिमेंट से दिया हुआ है। तो हम ऐसा मानते हैं, हम ऐसा मानते हैं कि गाउस के नियम से पहले क्या आया था? कूलाम का नियम। तो क्या पता गाउस ने कूलाम के नियम से इसको डिराइव कर लिया हो। तो हम भी वही करके देखते हैं, कूलाम के नियम से इसको डिराइव करके देखते हैं। लेकिन एक्सपेरिमेंटली देखा जाए तो कोई सी भी सरफेस हो, कोई सा भी कि उसकी साइज कुछ भी हो, सरफेस कुछ भी हो, साइज कुछ भी हो, ऑलवेज ये रिजल्ट ट्रू निकलता है। तो ऐसे ही एक एग्जांपल प्रूव करने से पहले हम देखते हैं सॉलिड एंगल के बारे में कुछ देख लेते हैं। तो सॉलिड, एक तो हमारा माना कि एक ये है हमारा क्या? सर्कल, और ये है हमारा स्फेयर। ये है सर्कल और ये है स्फेयर। सर्कल मान लो ये इतना एंगल बना रहा है, ये इसकी आर्क है, ये थीटा। तो थीटा को कैसे लिखेंगे सर्कल में? आर्क अपॉन इसकी रेडियस, रेडियस। और यदि स्फेयर में, स्फेयर क्या होता है? चारों तरफ से इसकी ये 3D में होता है, इधर भी उधर भी। जैसे कि यहाँ पर सॉफ्टी के ऊपर क्रीम भरी हुई थी, अभी ये देखा था हमने एक क्वेश्चन में। तो इसमें ये एंगल कैसे निकालेंगे? इसी को क्या कहते हैं? सॉलिड एंगल कहते हैं। क्योंकि सॉलिड क्या है? ये चारों तरफ है, ये एक एरिया है, तो कुछ एरिया का एंगल निकालते हैं तो वही कहलाता है सॉलिड एंगल। इसको लिख देते हैं, ओम से लिख देते हैं इसको। ठीक है, तो सॉलिड एंगल यहां पर देखते हैं तो
कैसे निकालते हैं सॉलिड एंगल, या यहाँ पर ओम ही लिखते हैं। ओम इक्वल टू इसका टोटल एरिया अपॉन यहाँ पर क्या किया था, आर्क अपॉन रेडियस। आर्क क्या थी, ये भी लेंथ थी, अपॉन रेडियस क्या थी, ये भी लेंथ थी। तो थीटा का यहाँ पर कोई मात्रक या कोई यूनिट नहीं आई थी, तो वैसा ही यहाँ होना चाहिए। तो इसका लिखेंगे सरफेस एरिया। ऑफ इस वाले इसको क्या कह देते हैं, कोई पर्टिकुलर आर्क ऑफ ए पर्टिकुलर आर्क, ठीक है, अपॉन यहाँ पर रेडियस का स्क्वायर। ऊपर एरिया में क्या आता है, लेंथ का स्क्वायर अपॉन नीचे भी लेंथ का स्क्वायर, तो इसकी भी कोई यूनिट नहीं है, ठीक है, वैसे रेडियन होता है ये। तो ये आ गया एंगल किसका, इस स्क्वायर का। तो बस यही समझना था। तो ये आर है, अब देखते हैं गाउस का नियम कि कैसे प्रूव किया जाता है इसको कूलॉम के नियम से। बहुत ही आसान है, बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। रिजल्ट जो आना है वो आपके सामने है, क्या आना है, तो इसको लिख लेते हैं, डेरिवेशन फ्रॉम कूलॉम्स लॉ। ठीक है, तो लेते हैं स्फेयर। सरफेस क्या लेनी है हमेशा हमको, 3D में या क्लोज, 3D में और क्लोज दोनों होनी चाहिए। तो ये ले लेते हैं हम स्फेयर। ये अब की बार स्फेयर नहीं है ये, चलो स्फेयर नहीं है, ये ऐसे ही कोई सरफेस है जो कि बिल्कुल गोल नहीं है, कुछ इसकी ठीक है, यहाँ पर सेंटर, यहाँ पर मान लो कि यहाँ पर चार्ज है क्यू, क्यू यहाँ पर रखा हुआ है, इसकी वजह से यहाँ पर लेते हैं एक एरिया। तो ये बिल्कुल सीधा नहीं है, तो इसका मान लो कि इधर है, तो इधर एक सरफेस एरिया है, डीएस एरिया, ठीक है। इसकी वजह से इधर एक इलेक्ट्रिक फील्ड छोटा सा, क्योंकि छोटा सा एरिया लिया है तो इस छोटे से एरिया में छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड डीई ले लिया, ठीक है। जो ये एंगल बना रहा है वो है थीटा, ठीक है। तो हमको पता है कि डी फाई इक्वल टू क्या होता है, डी फाई क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ डी वेक्टर। जो ई वेक्टर है वो इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, चारों तरफ समान है और चारों तरफ इसकी इंटेंसिटी बिल्कुल सेम है, तो इसको ई वेक्टर लेते हैं। डी वेक्टर गलत ले लिया था यहाँ पर, चारों तरफ इंटेंसिटी इसकी समान है तो इसको ई लेते हैं। एंड डॉट डीएस, इसको आगे क्या लिखते हैं, क्लोज सरफेस है तो इसको क्लोज कर देते हैं। ई वेक्टर डॉट को हटा देते हैं तो डीएस कोस थीटा, थीटा ये बनी रहा है इसके बीच में, ठीक है। ई को बाहर निकाल लेते हैं, डीएस कोस थीटा, कोस थीटा को बाहर निकाल लेते हैं,
या ई को लिख लेते हैं, अभी cos थीटा को बाहर नहीं निकालते हैं, अलग अलग जगह अलग अलग एंगल बना रहा होगा तो cos थीटा अलग अलग होगा हर जगह। तो ई को लिखते हैं Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर ds cos थीटा। ठीक है, ये यहां तक हमारे पास आ गया। सॉलिड एंगल हमने पढ़ा था, सॉलिड एंगल होता है, ठीक है, ये भी आर, ये भी आर, बीच में थीटा, बीच में ओम। ठीक है, तो ओम इक्वल टू क्या होता है, ये वाला एरिया अपॉन आर स्क्वायर। अब यदि क्या हो, ये तो आर हो और ये आर डैश हो, ये इससे कुछ बड़ा हो, ठीक है, दोनों अब क्यों यहाँ पर दोनों सेम थी, यहाँ इसकी रेडियस सेम थी, अब की बार इसमें से काटा गया है, ये वक्र काटा गया है यहाँ से, इसको यहाँ से, तो ये वाली लेंथ कुछ और ये वाली लेंथ कुछ और, तो स्मूथ सरफेस नहीं है अब की बार, स्फीयर का पार्ट नहीं लिया गया, अब की बार लिया गया है किसी टेढ़ी बाकी किसी सरफेस का। तो इसमें कैसे निकालते हैं सॉलिड एंगल, इसमें क्या किया था, ds वेक्टर इधर ही है या एरिया वेक्टर इधर ही है, और बिल्कुल सेंटर से एक लाइन ड्रॉ की, उसी के साथ 0 डिग्री बना रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पर cos 0 भी लिख लो, कोई फर्क नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये बिल्कुल सेंटर से दो, इस ओम को दो पार्ट में काटती हुई एक लाइन खींची। ठीक है, और जो ये एरिया यहाँ पर एरिया वेक्टर है, ये अब की बार इधर कौन बनाएगा, इधर एक एंगल बनाएगा इसके साथ कुछ थीटा, थीटा, इसके साथ बनाएगा एक एंगल थीटा। ये एरिया या ds एंगल। तो अब की बार ओम क्या आएगा यहाँ पर, इस वाले एरिया वेक्टर को भी इसी की डायरेक्शन में लेना पड़ेगा, ये तो इसके डायरेक्शन में पहले था इसलिए cos 0 लगा दिया। तो अब की बार इसका एक कंपोनेंट इधर लेना पड़ेगा, कंपोनेंट इधर लिया तो ds cos थीटा। ठीक है, तो और पूरा यहां से यहां तक देखेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ ds cos थीटा, तो इंटीग्रेशन ऑफ ds cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, आर क्या है आपकी बार, ये वाली स्मॉल आर। ठीक है, स्मॉल आर ले लेते हैं इसको, तो आर क्या है, ये वाली, इसमें तो ये सेम थी, ये आर, तो ये भी आर ही होगी क्योंकि स्क्वायर था, इसमें ये वाली लेते हैं अब की बार, बिल्कुल बीच से जाने वाली। ठीक है, तो यहां से बीच से यहां पर आर डिस्टेंस पे है ये, और ये वाला एंगल ds, और पूरे का देखे चारों तरफ का, तो इंटीग्रेशन ऑफ ds cos थीटा। ठीक है, इसका एक घटक इधर, तो सॉलिड एंगल क्या हुआ, यहां पर आर स्क्वायर को अंदर भेज देते हैं, तो आर स्क्वायर को अंदर नीचे भेजा, तो क्या ये अब सॉलिड एंगल नहीं दिख रहा है, यहां से यहां पर आर स्क्वायर आएगा, सॉलिड में आर स्क्वायर आता ही है। ठीक है, तो क्या ये सॉलिड एंगल नहीं दिख रहा हो, नहीं दिख रहा, ये सॉलिड एंगल, तो इंटीग्रेशन ऑफ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्लोज इंटीग्रेशन किसका करे, सॉलिड एंगल का या छोटा सा सॉलिड एंगल। अब छोटा सा सॉलिड एंगल प्लस छोटा सा सॉलिड एंगल, छोटा सा सॉलिड एंगल, चारों तरफ छोटे 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 सॉलिड एंगल्स को जोड़ा जाए तो कोई पूरा क्लोज हो जाएगा ये, और किसी भी
शेप का कोई भी क्लोज कर्व या किसी भी साइज और शेप का कोई भी क्लोज कर्व टोटल कितना एंगल बनाता है? 90 90 90 एंड 90। तो 360 डिग्री कोई भी किसी भी शेप, ऐसे 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 कोई भी शेप हो, किसी भी साइज का हो, टोटल कितना एंगल बनाएगा वो? 4 पाई। तो टोटल सॉलिड एंगल्स का समेशन फॉर ए क्लोज लूप ऑफ एनी शेप एंड साइज क्या होगा? 4 पाई। तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या आ गया? 4 पाई। ठीक है, तो 4 पाई से 4 पाई गया, तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया 5। ये हमने प्रूव किया ये किसी भी शेप एंड साइज का हो सकता है। हमने शेप भी इसकी डिफरेंट कर ली, उसकी वजह से थोड़ी कैलकुलेशन में यहाँ पर थोड़ी हार्ड कैलकुलेशन है। यदि इसको स्फेयर में लेके देखें तो स्फेयर में हमको ये यहाँ पर cos थीटा नहीं आएगा, ये एंगल बिल्कुल सेम हो जाएगा। स्फेयर के लिए इसको बिल्कुल आसानी से प्रूव कर सकते हैं। कैसे? यहाँ से cos थीटा 0 एंगल बनाएगा, बिल्कुल सरफेस एरिया इधर, cos का कुछ लफड़ा ही नहीं है, तो ये cos यहाँ पर नहीं आएगा। और यहाँ पर सॉलिड एंगल का भी यदि रोल नहीं आएगा यहाँ पर स्फेयर लेते हो। क्यों? क्योंकि स्फेयर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन ऑफ ds फॉर स्फेयर। ठीक है, क्या होता है? स्फेयर का टोटल सरफेस एरिया हमको पता है 4 पाई आर स्क्वायर, आर हमेशा सेम रहेगी, तो 4 पाई आर स्क्वायर लिखेंगे। यहाँ पर बाहर आर स्क्वायर है ही, तो 4 पाई आर स्क्वायर से 4 पाई आर स्क्वायर कट जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। तो स्फेयर के लिए बिल्कुल इजी हो जाएगा। हमने थोड़ा समझ के थोड़ा और डिटेल में इसको समझते कि इसलिए इसका एरिया वेक्टर और ई वेक्टर दोनों अलग अलग लिया है, और इसको स्फेयर नहीं लिया है, इसको थोड़ा ऐसे घुमा के कुछ भी और कर्व ले सकते हैं। ठीक है, जिसका अलग अलग जगह पर अलग अलग एंगल बन रहा है। ठीक है, उस हिसाब से हमने सोल्व करके देखा, तो रिजल्ट हमारा ये आया। ठीक है, तो धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और देखते रहिए आगे। तो आगे हम पढ़ेंगे इसके एप्लीकेशंस। तो धन्यवाद इसके लिए।